हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात कर रहे हैं क्लास 8 हिंदी और इसमें व्याकरण से हम टॉपिक ले रहे हैं, उसका नाम है कारक। तो कारक के बारे में आज पढ़ते हैं। कारक में जैसे आपने 8 विभक्तियों के चिन्हों के बारे में देखा था, उनका जहाँ शब्दकर्ता के साथ उसका संबंध प्रस्तुत किया जाता है। तो आगे देखें हम कि आखिर कर्ता का कारक का जो अर्थ आखिर क्या होता है कि कारक का अर्थ होता है करने वाला, यानी जो उस कार्य को संपादित करने वाले शब्दों से या क्रिया का निष्पादक जो कहलाता है। ठीक है, आगे हम इसकी अगर परिभाषा देखें कि जब किसी संज्ञा या सर्वनाम पद का संबंध, ठीक है ना, क्या कह रहा है ये, जब किसी संज्ञा या सर्वनाम जो पद शब्द होते हैं, हमने संज्ञा सर्वनाम पहले किए थे, तो उन पदों का संबंध वाक्य में प्रयुक्त अन्य पदों व क्रिया के साथ जाना जाता है। जैसे एक संपूर्ण वाक्य होता है, उसमें जो हमारे कारक चिन्ह लगते हैं, तो संज्ञा सर्वनाम का जो पदों में जो प्रयुक्त शब्द होते हैं उनका अन्य पदों के साथ और क्रिया के साथ जो संबंध जाना जाता है उसे क्या कहते हैं, उसे कारक कहते हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें एक चीज होती है विभक्ति। विभक्ति क्या चीज होती है कि विभक्ति है चिन्हों को, जैसे हमारे कारक है तो कारक को आप कैसे पहचानेंगे, तो चिन्हों के माध्यम से, यानी कारक को प्रकट करने के लिए प्रयुक्त किया जाने वाला चिन्ह ही क्या कहलाता है, कारक विभक्ति कहलाता है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे कर्ता ने, कर्म को, ठीक है, तो ये विभक्तियों में क्या बताया जा रहा है, चिन्ह बताया जा रहा है, जिससे क्या होगी कारक में पहचान होती है कि इसमें कौन सा कारक आ सकता है। ठीक है, तो आगे हम इसके भेदों के बारे में देखें। हमारे हिंदी के अंदर इसमें कारक के कितने भेद माने गए हैं, 8 भेद माने गए हैं। कर्ता से लेकर संबोधन तक जो होते हैं वो पूरे कितने माने गए, 8 कारक माने गए हैं। तो आइए आगे हम ना इनके एक डिटेल के बारे में पढ़ते हैं। पहला जो हम टॉपिक ले रहे हैं उसमें ये है कर्ता कारक। ठीक है, कर्ता यानी कोई भी सेंटेंस होगा, कोई भी वाक्य जो होता है उसको प्रारंभ करने वाला, उसमें मेन जो किरदार होता है वह हमारा कर्ता कहलाता है। कर्ता यानी किसी कार्य को करने वाला। ठीक है, तो कर्ता जब वाक्य संपादित करते हैं तो कर्ता उस समय किस तरीके से उसका विभक्ति चिन्ह आता है उस समय देखते हैं। कर्ता किसे कहते हैं, क्रिया को करने वाला क्या कहलाता है, कर्ता कहलाता है। ठीक है, इसके साथ भी देखें और साथ में हम इसकी विभक्ति चिन्ह भी देखेंगे। ठीक है, कर्ता का जो विभक्ति चिन्ह होता है, कारक का जो चिन्ह होता है वो कौन सा होता है, ने होता है। ठीक है, जैसे राधा ने नृत्य किया। ठीक है, तो हम देख रहे हैं राधा जो है हमारा क्या करता है, कर्ता का संबंध जिससे बताया जा रहा है, अन्य पदों के साथ जो संबंध आ रहा है वो क्या है, वो है ने विभक्ति, यानी क्या चिन्ह आया था, वो ने कारक का चिन्ह आया था। तो देखिए आगे कि राधा ने नृत्य किया, तो अगर कारक चिन्ह कौन सा आया, ने, तो इससे हमारे कर्ता में पहचान हो रही है, वाक्य में हमारी पहचान हो जाती है कि इसमें जो कारक लगा है वो कौन सा कारक है। तो हमने कारक चिन्ह से पकड़ा था कि ने लगने से ही कौन सा कारक आ रहा है हमारे यहाँ, कर्ता कारक आ रहा है। ठीक है, इसी तरीके से हम दूसरा कारक देखते हैं। दूसरा आता है कर्म कारक। कर्म कारक के बारे में देखें, क्या कहते हैं कि कर्म कहते हैं जैसे क्रिया का फल जिस पर पड़ता है उसे कर्म कहते हैं। यानी जो वाक्य में देखिए किसी ना कुछ क्रिया होती है, उस क्रिया का जो मुख्य फल है, जो फल पड़ेगा वो किस में पड़ना चाहिए, वो पड़ना चाहिए कर्म पर, उसे क्या कहा जाता है, कर्म कहते हैं। ठीक है, अब इसका विभक्ति चिन्ह देखिएगा, को, क्या पड़ रहा है इसमें, को पे। ठीक है, तो जैसे
ठीक है। अब इसमें जैसे एक सेंटेंस दे दिया हमने और इसमें दो विभक्ति चिन्ह आ रहे हैं, ठीक है, लेकिन होगा क्या कि इसमें हमें ये देखना है कि क्रिया का मुख्य व्यापार क्या चल रहा है, क्रिया का जो मुख्य फल है, मेन चीज क्या बताई जा रही है। तो हमें पता लगता है कि वो नौकर से संबंधित वाक्य में दिया गया है, ठीक है। कर्ता ने, शाम जो है, शाम ने, तो यहाँ पर तो हमें कर्ता कारक आ चुका है, लेकिन हमें जो देखना है वो चीज ये है कि इसमें जो क्रिया का मुख्य फल किस चीज पे पड़ रहा है, वो नौकर पे पड़ रहा है, ठीक है। तो नौकर के साथ कौन सा देखिए हम कौन सा कारक जुड़ा हुआ है, वो को चिन्ह, ठीक है। तो को विभक्ति चिन्ह आने से हमें किस कारक का पता चलता है, वो हमें कर्म कारक होने का पता चलता है। इसी के साथ देखिए जैसे पत्र लिखता है। अब देखिए कई बार ऐसे जो हमारे साथ सेंटेंस आते हैं, वाक्य आते हैं, उसमें देखिए इसमें विभक्ति चिन्ह बिल्कुल लिखा हुआ नहीं, आपको दिख रहा है कि विभक्ति चिन्ह नहीं दिख रहा है। तो अब ऐसे सेंटेंस में हम कैसे पहचानेंगे कि इसमें कौन सा कारक लगा है, ठीक है। तो हम उसको पढ़ने के सेंस में हमारे सब्जेक्ट आएगा, तो वह नहीं तो हो सकता नहीं है, क्योंकि हमें संज्ञा सर्वनाम का एक शब्द आना चाहिए, तो ठीक है। सर्वनाम हमारे पास आ चुका था, तो पत्र जो आया है, क्योंकि मुख्य क्रिया क्या हो रही है, पत्र की लिखने की हो रही है, क्या हो रही है, पत्र को लिखने की। तो यहाँ पे देखिए इसके बीच में जो छुपा हुआ जो शब्द है वो है को, केवल क्या लिखता है, पत्र को लिखता है, ठीक है। तो को शब्द का लोप है, लेकिन इसके दौरान हमें क्या हो जाता है कि इसके बीच में कौन सी विभक्ति का चिन्ह का लोप हो रहा था, वो को का हो रहा था। तो हमें ऐसे सेंटेंस पहचान के पता करना पड़ेगा कि इसमें कौन सा कारक लगा हुआ है। इसके साथ देखिए तीसरा जो इसका भेद आता है, तीसरा है हमारा करण कारक। अब करण कारक की पहचान क्या होती है कि इसका एक शाब्दिक अर्थ होता है साधन, जैसे कि आप पहचान भी लोगे से, तो ये चीज आप ध्यान रखिए, इसका एक शाब्दिक अर्थ होता है, करण का मतलब होता है कोई ना कोई साधन। जैसे हम कोई कार्य व्यापार करते हैं तो कोई ना कोई साधन हम साथ में लेते हैं। जैसे मैं यहाँ पे एग्जाम्पल रूप में जैसे मैं ले रहा हूँ कि जैसे मैं बोर्ड पे लिख रहा हूँ, तो यानी मैं किसी चीज से तो लिख रहा हूँ ना, मेरे हाथ में ये मार्कर है, तो मैं मार्कर से लिख रहा हूँ, तो यानी मेरे पास साधन तो है। तो यानी जो भी हम क्रिया व्यापार करते हैं उसके लिए जो हम कार्य करने जो साधन अपनाते हैं, वही हमारा कौन सा कार्य कहलाता है, करण कारक कहलाता है। तो इसका विभक्ति चिन्ह भी होगा से, ठीक है। तो इसका आइडिया पता लग जाता है, इसका उपाय हमें लग जाता है कि जब ऐसे शब्दों में अगर किसी कोई कार्य व्यापार हमें किसी साधन या किसी माध्यम से होता हुआ नजर आता है, तो वहां पे कौन सा कारक होता है, वहां पे करण कारक होता है, ठीक है। और इसका विभक्ति जो चिन्ह होता है से या के द्वारा, ठीक है। जैसे देखिए मैं कलम से ठीक है, मैं कलम से लिखता हूं, पढ़ने के लिए भी जरूरत थोड़ी, लेकिन मान लीजिए आपने पढ़ते समय आपकी आंखें कमजोर है, तो क्या करते हैं आप, मैं चश्मे से पत्र पढ़ता हूं, तो यानी साधन आपने देखने के लिए लिया था, लेकिन जब लिखने की बात आती है तो आपके पास कोई ना कोई साधन तो होगा, पेन होगा, पेंसिल होगा, मार्कर होगा, पेन, कोई तो साधन होगा जिसे हम लिख पाते हैं, ठीक है। आगे देखिए इसमें साधनों की बात आई थी, तो साधनों के रूप में हमने जो शब्द प्रयोग किए थे कि यानी कोई भी कार्य व्यापार जो होगा हमारा किससे होगा, वो साधन के द्वारा ही संपन्न होता है, ठीक है। इसके साथ देखिए आप अगला जो भाग भेद है इसका, संप्रदान कारक, ठीक है। संप्रदान का मतलब जो होता है देना, इसका अगर शाब्दिक अर्थ में हम देखें, संप्रदान का मतलब होता है देना, यानी ये जो कारक आता है इसमें कौन सा भाव छुपा होता है, देने के संबंध में इसका भाव छुपा होता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जो इसका चिन्ह आएगा वो या
ठीक है। जब दो व्यक्ति चिन्ह आ रहे हैं, ध्यान से देखिए कि यहाँ पे को भी दोबारा आया जो कि हमारे क्रम में भी आया था, लेकिन यहाँ पे को के संदर्भ में आएंगे और के किसके संबंध में आता है, ये दोनों देने के संदर्भ में आएंगे। किसी चीज को मैं रमेश को पेन देता हूँ तो यानी मेरा भाव जो है देने का है, तो यानी मैंने जब वहाँ पे जब रमेश को बोला है तो रमेश को जो यानी उसको मैं वो चीज दे रहा हूँ, तो वहाँ पे कर्म कारक नहीं होगा क्योंकि वहाँ पे भाव जो चल रहा है वाक्य का वो देने के संबंध में जा रहा है। जो हमारा संप्रदान कारक है उसकी पहचान क्या है, उसका भाव क्या है, वो है देने के संदर्भ में। ठीक है, जैसे उदाहरण में लेते हैं, राजा ने गरीबों को कंबल दिए। ठीक है, तो यहाँ पे ने भी आ गया, को भी आ गया, को से कंफ्यूज हो जाएंगे कि यार नहीं यहाँ पे को आया तो कर्म कारक होगा, नहीं, क्योंकि हमारा भाव जो देने के संदर्भ में जा रहा है, तो इस कारण से को का मतलब क्या हो जाता है, वो हो जाता है हमारा संप्रदान कारक का। ठीक है, इसके साथ देखिए आगे, अपादान कारक। अपादान से होता है कि इसका मतलब भाव होता है पृथक होने से, पृथक होना या अलग होना। इनका भाव क्या होगा, अलग होगा, पृथक हो जाएगा, एक चीज से जुड़कर जो जुड़ी चीज रहती है उससे क्या हो जाता है, वो अलग हो जाता है। जैसे हम बात करें अगर संबंध विच्छेद में भी लेते हैं तो उसका भी मतलब वो एक चीज से दूसरी चीज पे जा रहा है, इस कारण से वहां पे कौन सा कारक होता है, वहां पे अपादान कारक होता है। ठीक है, तो इसका जो कारक चिन्ह रहेगा वो रहता है से। ठीक है, दोबारा है वापस से, लेकिन यहाँ पे जो से है साधन के लिए नहीं है, यहाँ पे जो से लगा है वो किससे है, वो पृथक या अलग होने के भाव से जुड़ा है। ठीक है, जैसे देखें, पेड़ से पत्ता गिरता है, रेलगाड़ी स्टेशन से जा चुकी है। ठीक है ना, तो देखिए यहाँ पे दोनों हम सेंटेंस में अगर देखें से का प्रयोग हुआ है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो देख रहे हैं भाव क्या जा रहा है कि पेड़ से पत्ता गिरता है, यानी जो पत्ता पहले पेड़ में लगा होता है, जुड़ा हुआ था, पेड़ के बराबर उससे अलग होने का भाव आ रहा है। तो अलग होने के भाव में यहाँ पे हमने से का जो प्रयोग किया है, जो कारक पहचाना है वो कौन सा है, अपादान कारक। इसके साथ साथ देखिए रेलगाड़ी जो थी वो स्टेशन से जा चुकी है, पहले वो कहाँ खड़ी थी, स्टेशन में खड़ी थी, लेकिन जैसे स्टेशन से अलग होती है तो उसके साथ जो है अलग होने का भाव आता है, पृथक होने का भाव आता है, उसके साथ कौन सा कारक जुड़ जाता है, वो अपादान कारक जुड़ जाता है। ठीक है, इसके साथ अगला हम देखेंगे संबंध कारक, यानी किसी ना किसी चीज से उसका संबंध बताया जाता है क्रिया का, तो वहां पे कौन सा कारक किया जाता है, ठीक है। तो इसमें संज्ञा या सर्वनाम शब्दों का एक दूसरे से संबंध। ठीक है, तो इसमें चिन्ह कौन से लगने हैं वो भी देख लीजिए, का, के, की, रा, रे और री संबंध जोड़ते हैं। ये उसका घर है दिखाया जा रहा है, उसका संबंध बताया जाता है, ये उसके घर के पास रहते हैं, ये मेरा पेन है, ये मेरे पिताजी हैं, ये मेरी पेंसिल है। तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, यहाँ पे साफ साफ दिखाया जा रहा है कि किसी वस्तु के साथ संज्ञा सर्वनाम की जुड़ी किसी वस्तु के साथ उसका क्या बताया जा रहा है, उससे उसका संबंध बताया जा रहा है। ठीक है, जैसे मेरा
चश्मा सुंदर है। क्या बता रहा है? मेरा यानी रा जो होता है यानी संबंध बता रहा है, मुझसे जुड़ी हुई चीज है। मेरा चश्मा यानी मेरे से जुड़ी हुई चीज आई थी इसलिए। और आगे देखिए जैसे रिश्ते से जुड़ते हैं, विजय अजय का भाई है। ठीक है, तो यहाँ पे भी संबंध में आ गया कि विजय का और अजय का संबंध बताया जाता है। यहाँ पे कारक चल लिया गया था कार का। ठीक है, इसके आगे देखिए अगला जो भेद है इसका अधिकरण कारक। इसमें हम देखें अधिकरण होता है क्रिया का जो आधार होता है उसका पता चलता है। क्रिया के आधार का पता चलता है। ठीक है, इसमें देखिए क्रिया का आधार का क्या पता लगेगा हमें। तो अधिकरण में देखा जैसे आपने कि क्रिया के आधार का हमें क्या कर रहा है पता चलता है कि यानी क्रिया का जो मुख्य आधार है क्या रहेगा। तो देखिए जैसे और इसके चिन्ह की अगर बात करें में या पर पे क्रियाएं होती है, कई बार कई जगह संपादित की जाती है, तो उसके लिए हमें वहां का आधार माना जाता है। जैसे हमें देखें मेज पर पुस्तक पड़ी। ठीक है, आधार क्या बता रहा है? मेज पर, यानी वस्तु जो हमारी है पुस्तक वो कहाँ पड़ी है? वो मेज पर पड़ी है। तो पर शब्द जो है वो किस कारक को संबोधित करता है? वो करता है अधिकरण कारक को। ठीक है, इसके आगे और भी देखेगा राम और श्याम में गहरी मित्रता है। ठीक है, यहाँ पर भी जो आधार आया था मेरे दोनों के बीच के संबंधों का आधार बताया गया था। तो आधार आना चाहिए, मतलब है ना, क्रिया के आधार का पता चलता है, इस आधार पे हमें क्रिया का पता चलता है। ठीक है, और जो लास्ट है हमारा वह है संबोधन कारक। संबोधन से पता चलता है संबोधन करना। ठीक है, आप किसी चित्त परिचित व्यक्ति से है तो कई बार आप उसे नाम से बुलाते हैं, लेकिन कई बार आप उसे बिना नाम के बुलाते हैं, अरे ओ सुन। तो ये सब क्या होती है? ये है संबोधन के शब्द कारक चिन्ह, जिससे आप पहचान जाते हैं कि इसमें कौन सा कारक लगा है। जैसे हम देखें यहाँ पे चिन्हों की बात करें, अरे ओ। ठीक है, जैसे हे भगवान। ठीक है, इस अरे ये क्या कर रहे हो। ठीक है, यहाँ जो हमें संबंधों का पता चिन्हों से पता चलता है तो वो कारक कहलाता है। ठीक है, तो ये थे हमारे हिंदी के अंदर 8 कारक, जिनके बारे में हमने उनके परिभाषाएं देखी, उनका मतलब देखा, और उसके साथ हमने विभक्ति चिन्ह और किस तरह से इनको वाक्य में इनका प्रयोग किया जाता है तो वो सारा देखा है। वीडियो आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद।